हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ मैंने आप शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, आप चाहें तो इसे रेफ़र कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। 1600 में ब्रिटिश इंडिया में आए थे, तो बहुत ही इजीली याद हो जाएगा कि 16 जो एक लड़की है वो 16 साल की एज से उसको सेफ़ रहना चाहिए। तो आपको ये याद रहेगा कि 1600 ईयर में इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया में आ गई थी। ठीक है, तो 1765 में कंपनी आई, उन्हें दीवानी राइट मिल गया था कि वो बंगाल के ऊपर और बिहार के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर अपना ट्रेड कर सकते हैं। उनको ये दीवानी राइट मिल चुका था। दीवानी राइट का मतलब कि बंगाल और बिहार और उड़ीसा, यहाँ पर इनको एक तरीके से ट्रेडिंग शिप मिल गई थी कि वो कितना भी ट्रेड कर सकते हैं, ये इनको राइट मिल गया था। ठीक है, 1773 से 1858 तक कंपनी रूल चला था। फिर 1858 से 1747 तक क्राउन रूल हुआ था। अब इनको याद करने का तरीका ये है, तो ये याद रख सकते हैं कि 1857 में आप मंगल पांडे की लड़ाई, तो ऐसा याद रखना है कि जब तक मंगल पांडे की लड़ाई चली तब तक कंपनी रूल था, और उनके उस लड़ाई के बाद से, यानी कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर के बाद से ही क्राउन रूल शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम कंपनी रूल और क्राउन रूल के ऊपर एक ही ट्रिक के साथ इनको याद कर लेते हैं कि एक रघु है, उसकी अम्मा ने उसकी पिटाई कर दी, किस वजह से? क्योंकि उसने कॉर्न की चोरी करी थी। ठीक है, और उसको 4 चांटे पड़े। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 काउंसिल्स बिठाई। ठीक है, उसके बाद 2 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उससे पैसे लिए, मीन्स एक तरीके से चार्ज लिए, जो उसने क्या करा था, हाँ, उसने जो कॉर्न की चोरी कर ली थी, इस वजह से फिर फाइनली उसको 47 में इंडिपेंडेंस मिल गई। तो इससे आप याद रख सकते हैं। रघु से रेगुलेशन एक्ट, अम्मा से अमेंडिंग एक्ट, और पिटाई से पित्त एक्ट याद रख सकते हैं। कॉर्न से कॉर्न वैलेस की 2 डिमांड्स। फिर चार्टर एक्ट यानी कि 4 चार्टे, वो याद रख सकते हैं। 20 ईयर्स का गैप रहता है चार्टर्ड एक्ट में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसमें फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ। उसके बाद 1861 में फर्स्ट काउंसिल हुई, फिर 92 में काउंसिल हुई, फिर 1909 में काउंसिल हुई। हाँ, तो फिर रघु के ऊपर डिफरेंट काउंसिल्स, 3 काउंसिल बिठाई गई। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। 61 में, फिर 92 में, फिर 09 में। ठीक है, और फिर फाइनली 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट आया। फिर 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया। फिर 1935 में इंडिया का एक्ट आया, और फिर फाइनली 1947 में इंडिपेंडेंस हमें मिल गई। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते, ये तो हैं डेट्स जो हमें याद रखनी है इस चैप्टर में, तो ये मैंने शॉर्टली बना दिया है। उसके बाद चलते हैं 1854 में इंडियन सिविल सर्विस कमेटी अपॉइंट हुई थी। इंडियन सिविल सर्विस कमेटी अपॉइंट हुई थी, वो 1854 में हुई थी। उसके बाद 1946, ये डिफरेंट डेट्स हैं, आप इनको रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इन डेट्स को आप इन नोट्स को आप अपनी कॉपी भी कर सकते हैं और रिवाइज़ भी कर सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ से शुरू होता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कुछ फीचर्स हैं। अब इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना रेगुलेशन स्टार्ट कर दिया था, यानी कि नियम कानून स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ कंट्रोल अपना स्टार्ट कर दिया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम कानून, या उन्हें कैसे वर्क करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने इनके पॉलिटिकल फंक्शंस और ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग फंक्शन, इनको अच्छे से सेग्रीगेट कर दिया कि आपके ये फंक्शंस हैं। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यहाँ से फाइनली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाती है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स क्रिएट हो जाती हैं 4 मेंबर्स की। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जो बनते हैं बंगाल के, वो थे
तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो थे वॉरेन हास्टिंग, और फिर उनके अंडर में सबॉर्डिनेट गवर्नर जनरल थे बाकी के सारे जो कि थे बॉम्बे के, मद्रास के, ठीक है। तो ये जो बाकी प्रेसिडेंसीज थी उनके गवर्नर्स इनके अंडर में थे। सुप्रीम कोर्ट जो था वो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि 1774 में हुआ था, जिसमें कि एक चीफ थे। सो यहाँ पर मेन चीफ थे या मेन चीफ जज थे और 3 सबॉर्डिनेट जजेस थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड प्राइवेट ट्रेड और प्रेजेंट ब्राइब्स, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टोटली बैन कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरीके की रिश्वत नहीं लेगी, कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगी, मतलब जो कुछ भी वो रेवेन्यू कमाएगी वो पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी पर? उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या कहते हैं अपॉइंट किया था, जो कंट्रोल करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी सारी रिपोर्ट अपनी देती थी किसके ऊपर? रेवेन्यू से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड, यानी कि पीपल से रिलेटेड, मिलिट्री अफेयर से रिलेटेड। तो ये सारी रिपोर्ट जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी। तो फिर यहाँ से अब हम अमेंडिंग एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब अमेंडिंग एक्ट यानी कि सुधार करना, जो भी पहला रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी इनसे गलतियाँ हुई थी वो इसमें इन्होंने सुधार करी। पहला क्या किया इन्होंने कि नो गवर्नर जनरल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वेंट इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट को कोई भी गवर्नर जनरल या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफेयर नहीं करेगी। पहले क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में इन लोग ये भी इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता था इधर से, ठीक है। रेवेन्यू मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंटरफेयर बाय गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल पैसे से रिलेटेड जितने भी मामले होते थे, अफेयर्स होते थे, उसमें इंटरफेयर कर सकती है, क्योंकि क्या था, गवर्नर जनरल सारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहता था, तो वो इस चीज़ से इंटरफेयर कर सकती थी इस टॉपिक पर। अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्टर पर्सनल लॉ, इनके कुछ पर्सनल लॉ थे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए हिंदू लॉ अलग बना दिया और मोमडन लॉ अलग बना दिया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन जो प्रोविंशियल कोर्ट या फिर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती थी वो क्या है, वहाँ पर वो प्रोविंशियल कोर्ट अपील टेकन टू, तो जो प्रोविंशियल कोर्ट होती थी वो अपनी अपील किससे कर सकती थी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, ठीक है। तो ये इंटरफेयर इसमें हो सकता था ना। सो गवर्नर जनरल ने क्या किया, उन्होंने काउंसिल के लिए और प्रोविंशियल कोर्ट के लिए कुछ रेगुलेशंस बना दिए गए, क्योंकि इस पे उनका कंट्रोल था, तो इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इसके लिए बना दिए। यहाँ पर हम अब पिट्स एक्ट को स्टार्ट करते हैं। पिट्स एक्ट 1784। जैसे पिटाई के टाइम पे हर चीज़ हमें डबल दिखाई देती है, ऐसे ही याद रखना है कि पिट्स एक्ट में हर चीज़ डबल है। सबसे पहले तो डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन अलग हैं, कमर्शियल फंक्शन अलग हैं। पॉलिटिकली किस लिए कि पॉलिटिकली ब्रिटिश चाहती थी कि उनका रूल हो, तो वो पॉलिटिकल अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही थी, प्लस ट्रेड में वो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियली क्रॉप्स उगा रही थी ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। फिर डबल गवर्नमेंट अलाउड कर दी गई। अब डबल गवर्नमेंट कैसे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी हो गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिए गए, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो डायरेक्टर थे उनके पास सारा पैसे से रिलेटेड उनके साथ वो अफेयर्स डील करते थे, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर्स देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो पॉलिटिकल अफेयर्स, सिविल गवर्नमेंट, मिलिट्री गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश पोजेशन जो भी रेवेन्यूज़ थे उससे डील करते थे, ओके। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट और सुपरवाइज करते थे सिविल, मिलिट्री गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पोजेशन रेवेन्यूज़ इन द इंडिया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ पिट्स एक्ट क्या है कि यहाँ पर इनकी इम्पोर्टेंस है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज़ हैं वो उसको ब्रिटिश एक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी की जो टेरिटरी थी उसको हम ब्रिटिश पोजेशन बोलने लगे, यानी कि ब्रिटिश का अधिकार बोलने लगे जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी, प्लस ओवर कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन
पिट्स एक्ट कंपनी ओवर कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल हो चुका था पूरी इंडिया पर। तो 1786 के एक्ट में क्या हुआ कि न्यू गवर्नर जनरल बन गए, जो कि थे कॉर्नवालिस। और इनकी दो डिमांड थी कि जो स्पेशल केसेस है उसमें काउंसिल के डिसीजन पे ये अपना व्यू दे सकें या फिर ओवरराइड कर सकें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि मुझे कमांडर इन चीफ बना दिया जाए, मतलब कमांडर जो भी इनकी आर्मीज़ वगैरह होती थी उनको लीड भी करते थे ये, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जो चार्टर एक्ट, तो चार्टर एक्ट 1793, इसमें क्या हुआ था कि जो पावर्स हैं वो सारे गवर्नर्स को दे दी गई थी। किसकी पावर को भी, कोई भी काउंसिल में डिसीजंस लिए जाते थे तो वो सारी जो पावर्स थी काउंसिल की वो दे दी गई थी गवर्नर और गवर्नर जनरल्स को, जो बाकी की प्रेसिडेंसीज़ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल जो थे वो कंट्रोल करने लगे थे, ओवर पावर कर दी गई थी, ठीक है। जो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज थी उनके ऊपर कंट्रोल किसका था, गवर्नर जनरल का था, जो कि बंगाल के थे। और चार्टर एक्ट हर 20 ईयर्स बाद ये एक्सटेंड हो जाता था। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि चार्टर एक्ट हर 20 ईयर बाद एक्सटेंड होगा, यानी कि उसमें रिन्यू होगा, उसमें न्यू चेंजेस आएंगे इसके, ऐसे, ठीक है। तो विदाउट, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर आपको गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर बनना है तो आपको कमांडर इन चीफ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टाफ मेंबर की जो पेमेंट जाती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पेमेंट इंडियन के रेवेन्यू से ही जाती थी। अब ये सेकंड चार्टर एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड था वो मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, मतलब वो अकेले ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और मीन्स और भी कंपनीज आ गई थी, जैसे कि फ्रेंच भी आ गई थी, पोर्तुगीज़ भी थी, डच भी थी, ठीक है। तो उनका अकेले मोनोपोली नहीं चल रही थी। प्लस दो चीज़ों में उनकी मोनोपोली चल रही थी, जो कि थे टी ट्रेड यानी कि चाय पत्ती और चाइना ट्रेड, ठीक है। अब ब्रिटिश क्राउन ओवर कंपनीज टेरिटरी मीन्स कंपनी की जितनी टेरिटरी थी उसका जो अधिकार था वो ब्रिटिश के पास ही था, ठीक है। ब्रिटिश अब कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करने लगी थी, जैसा वो बोलेगी वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को करना होगा। अब क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया गया इंडिया में फॉर एनलाइटिंग द पीपल, मीन्स क्रिश्चियनिटी इंडिया में आ गई टोटली। सो क्रिश्चियनिटी आ गई इंडिया में, वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आने लगी, ठीक है। और जो गवर्नमेंट थी बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने लगी, लोगों को पनिश करने लगी जो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे थे। अब इस चार्टर 1833 का चार्टर एक्ट आता है जिसमें फिर से एक न्यू सेंट्रलाइजेशन का स्टेप लिया गया, जो था कि अब जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो पूरे इंडिया का बन गया, मतलब वो ऑल ओवर इंडिया रूल करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो विलियम बेंटिक थे, ठीक है, जिन्हें जीजीआई के शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूँगी, जीजीआई हैव पावर टू सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटी। भाई अब जो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया गए हैं तो मिलिट्री पे भी उनका अधिकार है, लोगों पे भी उनका अधिकार है, ब्रिटिश पोजीशन पर भी उन्हीं का अधिकार रहेगा। अब ब्रिटिश इंडिया जो थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था, ट्रांसफ़र सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज लीगल पावर टू जीजीआई, मतलब जो सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज के पावर्स, जो लीगल पावर थी वो भी इनके पास ही पहुंच गई। मतलब अब वो नाम की प्रेसिडेंसीज रह गई हैं, अब वो लीगली कुछ नहीं कर पाएंगी। लीगली सब कुछ कौन हैंडल कर लेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पर एक नई बात हुई है कि अब जो लॉज बनाए गए थे, यानी कि 1833 से पहले जितने भी लॉज थे उनको रेगुलेशन बोला गया, लेकिन रेगुलेटरी मतलब वो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अब जो बनाया गया वो टोटली एक्ट है जिसे फॉलो करना कंपल्शन हो गया, ठीक है। तो 1833 से बिल्कुल रेजिड एक्ट्स बन गए हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फ्रॉम कमर्शियल बॉडी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या बन गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, टोटली रूल करने वाली बॉडी बन गई, ठीक है। अब वो केवल कमर्शियली ट्रेड नहीं करेगी। उसके बाद ओपन कंपटीशन आ गया फॉर सिविल सर्वेंट सिलेक्शन। सो यहाँ से ओपन कंपटीशन सिविल सर्वेंट्स के लिए स्टार्ट हो गया, जिसमें इंडिया भी पार्ट लेगी। उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते थे लेकिन वो हम कभी और देखेंगे,
ठीक है। अंडर कंपनी प्रोविज़न नेग्लेक्ट एंड अपोज बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सो जो कंपनी के प्रोविज़न थे वो टोटली नेग्लेक्ट किए जाते थे और अपोज थे अपोज्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये चीज़ नहीं मानती थी, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू चार्टर एक्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक फर्स्ट वीडियो में इतना ही एंड। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस ज़रूर देखिए और प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।